वेलकम टू जूरिस क्रैक के सीपीसी सेशंस में आपका वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि पिलर ऑफ जस्टिस। तो सीपीसी के सबसे बेसिक पिलर्स को हम पढ़ रहे हैं। अगर ये हम समझ पाते हैं तो सीपीसी का पूरा मैकेनिज्म हम समझ जाएंगे। शुरुआत के 3-4 हमने डिस्कस किया था कि शुरुआत के जो 3-4 लेक्चर होंगे वो फाउंडेशन स्टोन होंगे सीपीसी को लॉजिकल और एक सिस्टमेटिक ढंग से समझने के लिए। तो आप समझिए सीपीसी का वन ऑफ द मेन फीचर है वो फेयर ट्रायल कंसेप्ट ऑफ बेस है। हर एक कंसेप्ट को हम समझेंगे। दूसरा कि नेचुरल जस्टिस, थर्ड एक्सप्रेस जस्टिस, मतलब जो न्याय हो, जल्दी हो, फेयर ट्रायल हो और नेचुरल जस्टिस है। कैसे ये है ये समझिए। अब फेयर ट्रायल में क्या क्या चीज़ आता है। फेयर ट्रायल का सिंपल सा मतलब है कि आप सरप्राइज नहीं दे सकते हैं। सरप्राइज का मतलब क्या है? आपके केस को प्लेंटिफ के केस को डिफेंडेंट जानेगा, डिफेंडेंट के केस को प्लेंटिफ जानेगा। मतलब आप किस केस, आपके क्या फैक्ट्स ऑफ द केसेस हैं, किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, क्या आपका सब्जेक्ट मैटर है, क्या आपका रिलीफ है, ये आप बताओगे अपने डिफेंडेंट को ये हमसे चाहिए। और डिफेंडेंट को पता रहेगा कि हमें क्या देना है हारने के बाद। तो ये होता है फेयर ट्रायल का एक बहुत ही छोटा सा डिफिनेशन। शेयर ऑफ प्लीडिंग, मतलब आपने अपना प्लीड, आप जब प्लीडिंग करोगे, स्टार्ट करोगे, एक सूट स्टार्ट कैसे होता है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। होता है कि आप प्लीडिंग अपना प्लेंट देते हो, ये सर हमारा काउज, ये हमारा काउज ऑफ एक्शन है और ये रिलीफ हमें चाहिए। तो डिफेंडेंट फिर WS देता है, रिटन स्टेटमेंट, कि ये नहीं दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ें ये है ही नहीं। लीगल एड, एक्सक्लूजन ऑफ रेस जुडिकाटा, ये सारे कंसेप्ट है जिसे हम आगे समझेंगे। उसी तरह से नेचुरल जस्टिस आप जानते होंगे। इसमें क्या, रीजन डिसीजन, हियरिंग रूल, बायसनेस रूल, क्या नो वन विल बी द जज इन ओन केस, क्या ऑडी अल्ट्रम पार्टेम, ये सारा क्या नेचुरल जस्टिस। हर एक को मौका मिलना चाहिए अपने बात बोलने का। एक्सपीडियस जस्टिस, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल, समरी प्रोसीजर, टेक्नोडॉक्टिव, मतलब आज की डेट में अगर हमने समन करना है, अभी हम लोग देखेंगे कितना प्रॉब्लम होता है। हम व्हाट्सएप का, ईमेल का कैसे उपयोग करें चीज जल्दी से जल्दी हो। हमें बैलेंस बनाना है इसमें, एक्सपीडियस जस्टिस में और नेचुरल जस्टिस में। लेट होने का सबसे बड़ा वजह क्या होता है केस में? आपने एक को मौका दिया, प्लेंटिफ को, अगर तो देन यू हैव टू गिव द चांस टू डिफेंडेंट। अगर आप नहीं दोगे किसी एक को चांस तो इट विल बी द नॉट फॉलोइंग द नेचुरल जस्टिस। अगर आप किसी चीज़ को नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं कर रहे हो तो मतलब आपका सारा का सारा जस्टिस वाइड हो गया। अब आइए फेयर ट्रायल को समझते हैं। अ फेयर ट्रायल मीन्स ईच पार्टी मस्ट नो द केस ऑफ अदर पार्टी। आपका केस प्लेंटिफ प्लेंट एज ए प्लेंटिफ डिफेंडेंट जानेगा और डिफेंडेंट प्लेंटिफ का केस जानेगा। That each party disclose to the other party all documents which are relevant to the subject matter of the dispute between them, discovery and inspection, हम लोग अभी से देखेंगे। That the court should determine the point of differences between the party issues, framing of issues. That each party should be permitted to lead evidence in support of its case. And finally, that each party should be heard before judgment is delivered between a fair trial and expedition. वो फेयर ट्रायल का कहना है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच का जो केस है वो किस काउज ऑफ एक्शन है, क्या रिलीफ है, क्या किस किस डॉक्यूमेंट पे बेस्ड है, ये सारा कुछ दोनों को पता होगा। अब इनके बीच का जो इशू होगा उस पर क्या करना, इन दोनों को एविडेंस लीड करना है और इन दोनों को मौका दिया जाएगा, इन दोनों को सुना जाएगा, दोनों पार्टी को, जितनी पार्टी उन्हें हर्ट किया जाएगा बिफोर द जजमेंट। उसके बाद ही आपको एक जजमेंट दिया जाएगा। तो ये फेयर ट्रायल का एक बेसिक कंसेप्ट है। Subject to necessary safeguard to ensure a fair trial, the procedure be so simple that it is easier to decide a case than to invent reason for not deciding it. There must be an act of wise and prudent by the judge to balance these two Latin maxims. Justice hurried is justice buried. आपने बहुत हड़बड़ाया, बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश की, अपने जस्टिस को ख़त्म कर दिया। उसी प्रकार से जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और अगर न्याय इसको देर से दिया तो वो न्याय ही नहीं रहा। यू हैव टू फाइंड अ मिडल पाथ बिटवीन दिस, क्योंकि हर एक को मौका भी देना है। अब फेयर ट्रायल मतलब क्या है, या नॉर्मल किसी प्रोसीजर में भी आप देखोगे, अगर आपने दोनों पार्टी को, ट्रायल मतलब लंबा चलने का वजह होता है। एक डॉक्यूमेंट आया, प्लेंटिफ ने प्रेजेंट किया, आप उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाओगे डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट उसके अगेंस्ट में कुछ देना चाहेगा तो उसे भी तो मौका दोगे, ऐसा थोड़ी कि आप मौका नहीं दोगे। इन दोनों के बीच में एक मिडिल पाथ लेके चलना ही जज का बहुत बड़ा रोल होता है। The preamble to the constitution say that country, अब ये नेचुरल जस्टिस हम बात कर रहे हैं,
will make an effort to ensure justice. किस प्रकार का? Social, political and economic to all citizens. मतलब social justice, political justice and economic justice. The justice of social, political, economic factor is usually referred to the concept of natural justice. Natural justice simply means the unbiased, fair, and just method of legal proceeding. Ken Binmore, in an article Natural Justice, discussed that the apex court of the country has laid down guidelines for all the court to ensure fair trial during a legal proceeding, and the court, while giving a judgment, should ensure impartiality, should act fair in all matter, should not be biased in any way, and the judgment must be passed in good faith. अभी नेचुरल जस्टिस का कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स है, क्या उसे हम फॉलो करेंगे, क्या नहीं फॉलो करेंगे, कैसे हम दोनों के मतलब अगर एक जजमेंट को देना है तो सबसे पहले जजमेंट दे कौन रहा है? जज। उसे किसी भी तरह का बायसनेस नहीं रखना है। ये सारा कुछ नेचुरल जस्टिस पे आप क्लासेस में हम डीप में पढ़ेंगे, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट चीज़, मौका देना टू बी हर्ड हर दोनों को पार्टी को, सेकेंडरी है कि नो वन शैल बी द जज इन ओन केस, थर्ड है कि रीजन जजमेंट हो, जजमेंट ऐसा नहीं मैंने मन किया, कुछ भी रीजन होना चाहिए, क्या बात थी। Also, the court give reasonable time to both the party to respond to the legal notice, and a fair and equal opportunity must be given to them to present their case. दोनों को केसेस को हट किया गया, क्या दोनों को मौका दिया जाना जरूरी है, दोनों केस को सुनना भी जरूरी है, और दोनों को रीजनेबल, एक को हमने 10 मिनट दिया, एक को 10 घंटे का समय दिया, क्या रीजनेबल है? नहीं, दोनों को या तो आप बराबर समय दीजिए और रीजनेबल दीजिए कि वो अपने केस को पूरी तरह से प्रेजेंट करे। ऑडी अल्टरम पार्टेम। The concept of natural justice is embedded in the procedural code of a country. Need to exemplify the spirit of fair trial, or else the whole concept will not be able to take existence. A violation of this principle is actually considered to be a violation of Article 14 of the Constitution of India, which entail the right of equality. क्या अगर अगर आपने इन सब वायलेशन किया तो आर्टिकल 14 का वायलेशन किया, अगर आर्टिकल 14 का वायलेशन किया मतलब आपने फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है। अब देखिए, right to be heard, the Latin term audi alteram partem means that hear the other side too, or hear the alternative party too. This is very important ingredient in the concept of natural justice and free trial. दोनों आपको fair trial as this ensure a person right to be heard, ये दोनों एक ही जैसे complementary to each other है। नेचुरल जस्टिस होगा तो भी फेयर ट्रायल हो सकता है। अब एक पार्टी को सुनते जा रहे हो, एक पार्टी को नहीं कर रहे हो, अपना नेचुरल जस्टिस फॉलो कर पा रहे हैं ना फेयर ट्रायल का। ऑल द कोर्ट फेवर द कंसेप्ट ऑफ लेटिंग बोथ द पार्टीज हर्ड एज इट गारंटीज द अनबायस्ड नेचर ऑफ कोर्ट। It is as such as important feature, it must be included in the civil procedural code and codes. In the code of civil procedure 2, there are certain provisions which relate to the right of being heard in a free way, in a fair way, free हो गया ये fair way, and in an unbiased manner. Rule 13 of the order 9 क्या बताता है? That in case of summon is not served duly, अगर आपको कोई समन भेज रहा है और वो सर्व नहीं हुआ, मतलब आपको मिला नहीं सही ढंग से, और sufficient cause exist, the ex parte degree should be set aside. अभी हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे। इसका मतलब एक सिंपल बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई समन करता है, एक नोटिस भेजा गया, एग्जाम्पल समन मतलब एक नोटिस, सिविल केस में समन आया आपको, आपने नहीं लिया, किसी वजह से नहीं ले पाए, आप थे नहीं, और ये आप प्रूफ अगर कर पाओगे कि यह ऐसा काउज एग्जिस्ट करता था, तो पूरा जो जजमेंट हो गया एक्स पार्टे, मतलब एक्स पार्टे का मतलब होता है कि आप तो जब समन ही नहीं लिए, अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा प्रोसीडिंग्स में, सूट में, तो प्रोसीडिंग में अगर आप या सूट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो जजमेंट तो चल जाएगा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के तौर पे उसके पास। तो प्लेंटिफ का एक्स पार्टी डिग्री मतलब उसके आपके बिना ही वो सूट प्रोसीड कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा जो भी सूट होता है उसे अगर आपने रीज़न बताया कि हमने लेने का वजह नहीं ये था, या हम नहीं थे, या हम थे लेने की स्थिति में नहीं थे, तो वो उसे क्या किया जा सकता है? सेट असाइड किया जा, हटा दिया जाएगा। The advantage of such a rule is that both the parties of the case get an opportunity to present their side and argument in the front of court and get a fair trial as per the procedure of the court. This despite being the existence of ex parte ruling. The landmark case of Jolly Varghese versus Bank of Kochi embodied such a rule when the Supreme Court laid down the law in this regard. इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है अभी जॉर्ज वर्गीज का, जिसे हम बहुत ही अरेस्ट एंड डिटेंशन इंस्टीट्यूशन प्रोसीडिंग में भी देखेंगे, लेकिन ये वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस। मैं कुछ आपको
20 लैंडमार्क केसेस बताऊंगा, जिसमें ये लैंडमार्क केसेस भी है। द लैटेंट, अब नो वन शैल बी जज इन योर ओन, अब आप ही का मामला है और आप ही उसमें जज बन गए हैं। तो द लैटिन टर्म नेमो डेबिट इससे प्रोप्रियो काउजा मीन्स नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन काउज। इन अदर वर्ड, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड बी सीन दैट इट इज डन। अगर आपने खुद से ही किसी को मारा है और फिर आप भी उसका फैसला करोगे तो जस्टिस दिखेगा कि नहीं हो रहा न्याय। तो ये इसलिए कहा जाता है कि जस्टिस, यू शुड नॉट बी द जज इन योर ओन केस। लोग जस्टिस अगर उनका कुछ रिलेशन होता है, कई बार देखिए तो वो अपने आप को रेस्क्यू कर लेते हैं, हटा लेते हैं उस पूरे पैनल से। दिस राइट टू एन अनबायस्ड हियरिंग इज इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 100A ऑफ सीपीसी, by virtue of each which if any appeal from an original appellate decree is heard and decided by a single judge of high court, he would have the freedom to have a fixed and unchanging opinion of the issue. His opinion is saved from her the further prejudice because no further appeal lies on such an order of such single judge. लीगल एड, लीगल एड के बिना क्या कि हमारा जो इंडिया है डाइवर्सिफाई है, किसी के पास बहुत पैसे हैं तो किसी के बहुत कम पैसे हैं। तो कैसे किया जाएगा? द वन ऑफ द सेलिएंट फ्यूचर ऑफ द इंडियन जुडिशरी इज द प्रोविजन ऑफ लीगल एड। दिस कंसेप्ट इज नॉट रिसेंट एंड हैज बीन प्रेजेंट सिंस द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। Under the Constitution of India, Article 21 deal with a fair trial and legal aid. A person who can't defend his case just because he doesn't have the money to fight seem very unfair to the economically backward people. जो economically backward people है, अगर पैसे की वजह से वो केस ना लड़ पाए अपने केसेस को, तो ये हमारे लिए क्या होगी? एक विडम्बना से कम नहीं होगी। Furthermore, according to Article 39A, अब जो हम अगर देखेंगे 30 PSP में क्या मिलेगा? The state government has to mandatorily implement a program which helps the people in need of legal aid so that the nature of justice remain unbiased and effective at the same. अब अगर वो अपने केस को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे एज ए प्लेंटिव ड्यू टू द रीजन ऑफ पुअरनेस, बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, दैट बेसिकली ये इकोनॉमिकली, तो ये क्या होगा? ये तो फिर वो फेयर ट्रायल हो ही नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को जब एलोबरेट करने लगा तो एम एच फॉस्कोट के केस में वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसका लैंडमार्क केस है महाराष्ट्र 1988, इलीगल एड उसमें हर एक गवर्नमेंट को इशू कर दिया गया है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि वो ऐसे सोसाइटीज, ऐसे प्रोग्राम करे जिससे इकोनॉमिकली जो लोग हैं, पिछड़े प्रिविलेज लोग हैं, उन्हें भी पूरा मौका मिले अपने केस को प्रेजेंट करने का। इन अंडर द सीपीसी एक्ट, जो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, सीपीसी 1908, ऑर्डर 33, रूल 98 डील विद द कंसेप्ट ऑफ फ्री लीगल एड। दिस ऑर्डर, अब ये देख लो, ये सब आपको कहाँ पूछा जाएगा? MCQs में, फ्री लीगल एड कहाँ है? तो ये ऑर्डर 33 रूल 9A में है। This order asks all the bodies of government to follow the rule and a poor person should not be disadvantaged over a richer person on the basis of finances. The court is asked to provide a lawyer or pleader if the poor person is not in the condition to afford one. है ना? कोर्ट क्या करता है? उसे फ्री में वकील, लॉयर, एडवोकेट, पहले डिफरेंट क्लासेस था, अब तो बस एडवोकेट होते हैं, तो एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है। इन द केस ऑफ स्टेट वर्सेस हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दर्शन देवी, द कोर्ट सेड दैट the poor shall not be priced out of the justice market by insistence on the court fee and refusal to apply the exempting provision of Order 33 CBC. अगर मान लीजिए उसका सब्जेक्ट मैटर कुछ है, उसका वैल्यूएशन 2 लाख है और उस पर कोर्ट फी लग रहा है 20,000 रुपये, 20,000 INR, और वो ये पैसे नहीं दे सकता है, जिसका ये नहीं होना चाहिए कि इसके केस को लिया नहीं जाए, क्योंकि जो प्रोविज़न जो भी ऑर्डर 33 है उनके लिए एग्जेम्प्टिव प्रोविजन है जिसे कोर्ट को कंसीडर करना होगा। ये राइट टू स्पीडी ट्रायल with a mammoth number of pending cases and the delay in providing a fair and just judgment, it only makes sense to have right to speedy trial and other methods of providing justice be embodied in the civil procedure code. Civil cases can be settled outside the court by means of arbitration, लोक अदालत। इतना अभी क्या है हमारे यहाँ कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग है वो इतने हैं, कोर्ट्स इतने सारे हैं बस। ये पेंडिंग केसेस भी
ये गलती कोर्ट्स का या जजेस का या मजिस्ट्रेट का नहीं है, ये गलती तो या तो इनसफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस है, पहले बात तो इनसफिशिएंट। दूसरी चीज़ है कि इन पेंडिंग केसेस में ट्रायल जो चल रहा है ना, इसमें आपको फेयर ट्रायल चलाना है। आपने अगर इन प्लेंटिफ को मौका दिया तो आपको डिफेंडेंट को भी मौका देना है। तो यू हैव टू मेड अ बैलेंस, जैसे हमने अभी पढ़ा कि बैलेंस बनाना है। इट विल टेक टाइम। आपको आप उसको थोड़ा प्रोसीजर को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, लेकिन जस्टिस हरीड यू विल मेक द जस्टिस बरीड। लेकिन एक मिडिल पाथ को लाने में भी यू नीड टाइम। इसके लिए एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी एंड देन यू नीड योर जजेस, लार्ज नंबर ऑफ जजेस आपको चाहिए, तभी आप राइट टू स्पीडी ट्रायल सबको इंश्योर कर पाएंगे। अगेन आर्टिकल 21 emphasize on the need to have a speedy trial. No person should be harassed by the legal proceeding by delaying the time for justice. किसी को भी हैरेस नहीं किया जाए। लेकिन आप सिविल केसेस देखते होंगे, कुछ कुछ सिविल केसेस 50 ईयर्स 70 ईयर्स तक भी चले हैं। जब हम इसने प्रॉफिट में जाएंगे देखेंगे कि कैसे केसेस 50 ईयर्स 60 ईयर्स नॉर्मली चल चुके थे। Section 89 of the Civil Procedure Code deals with the settlement of dispute outside the court by means of arbitration, mediation, and conciliation. The Legal Service Authority Act 1987, which establishes Lok Adalat and gave their judgment and award the requesting statutory backing. With the establishment of such adalat, the judiciary gained teeth to deal with the delaying cases. The proceeding is speed up. अब ये देखो, अभी कुछ कमर्शियल्स जो भी नेचर ऑफ डिस्प्यूट थे उनके लिए आर्बिट्रेशन आ गया। आर्बिट्रेशन बाइंडिंग भी है, सबको पता है, लेकिन बाकी जो लोग बाइंडिंग नहीं है। आर्बिट्रेशन से क्या होगा, जो बड़े बड़े कमर्शियल नेचर के केसेस थे वो सिविल केसेस बन के नहीं रह गए, मतलब वो लंबे नीच खिंचा रहे, उनका कमर्शियल रूप है कि वो उस पर पूरा का पूरा रेवेन्यू सिस्टम डिपेंड है, उस पर आपके कई हज़ार लोगों का जॉब डिपेंडेंट है। अगर वहाँ पे अगर हम फास्ट प्रोसीजर अपनाएंगे नहीं तो सेक्शन 89 एक गेट है सीपीसी में, याद रखिएगा, जिससे हम लोग केसेस को आउटसाइड द कोर्ट सलटाने का तैयारी करते हैं। हम लोग भेजते हैं आउटसाइड द कोर्ट की जल्दी आप सुलटा लीजिए, जिससे एक मामला क्या होता है सेटलमेंट करने से कि जो कोर्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आता है। राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। आर्टिकल 22 of the Constitution of India provides safeguard from double jeopardy. Double jeopardy simply means that a person cannot be tried for the same offense twice. So a person doesn't need to go to the court time and again for the same offense. This again helping in the speeding up the trial. That is the term is res judicata. हम बहुत अच्छे से समझेंगे प्रोसीजर को। ये आपका था पिलर, आपको समझना है कि फेयर, अब सारा कुछ आप देखोगे फेयर ट्रायल के हिसाब से चलेगा। कि प्लेंटिफ है, उसका डिफेंडेंट है, आपने एविडेंस लाया, समन किया, उसको समन देना है। ये अगर आप समझ गए कि फेयर ट्रायल पे हमारा बेस है, नेचुरल जस्टिस पे हमारा पूरा सिस्टम बेस्ड है। हमने को एक तरफ एक तराजू पे फेयर ट्रायल को रखना है, एक तरफ से नेचुरल जस्टिस, और बार बार कोशिश ये करना है कि जस्टिस एक्सपीडियस हो जाए, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ फेयर ट्रायल एंड नेचुरल जस्टिस। आप किसी को मौका छीन के उस समय को बोलो कि एक्सपीडियस जस्टिस हमने न्याय कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। यू नॉट मेक द जस्टिस फास्टर ऑन द कॉस्ट ऑफ फेयर ट्रायल एंड नेचुरल जस्टिस। तो मुझे लगता है कि अब इसमें अगर कोई भी आपको हो सकता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यू नीड टू हेयर 2 और 3 टाइम्स, और पढ़ने फेयर ट्रायल के बाद आप पढ़ो, आप नेचुरल जस्टिस के बारे में पढ़ो, आप एक्सपीडियस जस्टिस के बारे में पढ़ो, और रीज़न पढ़ो कि आखिर पेंडिंग केसेस ऐसा नहीं है कि जज काम नहीं करते, मजिस्ट्रेट सुबह से लेकर शाम तक फाइल देखते हैं, लेकिन उनका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है कहाँ पे, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस हैं। और हमें क्या करना, सबकी बातों को सुनना है, किसी भी बातों को रोकना नहीं है, तभी आप एक रीजन जजमेंट दे पाइएगा और नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर पाइएगा। ओके, थैंक यू।